हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। कैपिटलाइजेशन के ही चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो है ओवर कैपिटलाइजेशन, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर हम इसके नाम को देखें तो ओवर कैपिटलाइजेशन तो देखने में लगता है कि कंपनी के पास कैपिटल ओवर है, ज़्यादा है, एक्सेस में है, पर एक्चुअल में इसका मीनिंग इसका ही ऑपोजिट है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है जब कंपनी के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई हो, शॉर्ट ऑफ फंड्स हो, उसे कहा जाता है ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न और फर्म। हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स where a company earns less than what it should have earned at fair rate of return on the capital invested in it। इसका मतलब है कि जब कंपनी या तो कंपनी नई स्टार्ट हुई है या तो कंपनी को सेवरल ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन बीच बीच में भी कैपिटल को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कंपनी को, अगर उसको सर्वाइवल स्टेज पर रखना है तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो बदले में कुछ रिटर्न चाहिए। अगर वही फेयर रिटर्न नहीं मिलता कंपनी को जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर, तो उसे कहा जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। यानी कि वो फर्म अगर उतना फेयर रिटर्न नहीं दे रही ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड तो उसे बोलेंगे ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म। यानी कि वो फर्म के पास अब शॉर्ट ऑफ फंड्स हैं क्योंकि वो उतना अर्न नहीं कर रही। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक फर्म है, ठीक है। अब ये न्यू फर्म है या तो एग्जिस्टिंग फर्म है, कोई भी फर्म हो सकती है, इसमें हम एक पर्टिकुलर केस नहीं ले रहे हैं, हम कोई भी फर्म ले सकते हैं, न्यू है चाहे एग्जिस्टिंग है। अब यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है 20 लाख की और जो फर्म है, फर्म की अर्निंग है 1,20,000 की, ठीक है। तो जब हम इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1,20,000 जो अर्निंग है फर्म की और जितना टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आई है फर्म की 6%, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है या नहीं है, तो यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन किससे करेंगे, सिमिलर फर्म से। हम यहाँ कंपेयर करेंगे उस इंडस्ट्री में जो सिमिलर फर्म है, जिनका साइज सिमिलर है, उसकी कैपेसिटी सिमिलर है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एक्शंस जो दूसरी कंपनी ले रही है उतने ही ये भी फेस कर रही है, ठीक है। तो अगर हम सिमिलर फर्म देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम कैपिटल इन्वेस्ट की गई 20 लाख की और यहाँ पर अर्निंग है 2 लाख की। तो हम अर्निंग से ही पता कर पा रहे हैं कि अर्निंग तो यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है, जबकि वो फर्म जो हमारी फर्म है उनका है सिर्फ 6%। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों में से जो हमारी फर्म है वो क्या हो गई है, ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई है। अब आपको समझ आया कौन सी फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हुई, जहाँ पर कैपिटल तो हमने बिल्कुल उतना ही इन्वेस्ट किया जितना दूसरी फर्म इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन अर्निंग हमारी फर्म की कम है, जिससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे फर्म का कम आ रहा है एज कम्पेयर टू द सिमिलर फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में सिमिलर फर्म को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो उतने कैपिटल में ज़्यादा अर्न कर रही है और हम उतने कैपिटल में कम अर्न कर रहे हैं। इट मीन्स ओवर कैपिटलाइज्ड हो रहा है, कैपिटल तो ज़्यादा इन्वेस्ट की जा रही है लेकिन बदले में जो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, अर्निंग चाहिए, वो फर्म अर्न नहीं कर पा रही। दैट्स वाई जो हमारी फर्म है ये हो गई है ओवर कैपिटलाइज्ड। तो अगर हम बात करें, इफ द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न इज सब्सटेंशियली लेस देन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द अदर फर्म, अगर दूसरे फर्म के कंपैरेटिवली हमारी कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, तो इसको ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी कहा जाएगा, ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म कहा जाएगा, क्योंकि ये अनएबल है टू अर्न फेयर इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो अर्न नहीं कर रही।
एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए इन केस ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन में अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो फेयर इनकम अर्न नहीं करती है तभी उसे ओवर कैपिटलाइज्ड कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि एक साल अर्न नहीं करा, वैसे वो बहुत अच्छा अर्न कर रही थी लेकिन किन्हीं रीजंस के कारण वो 1 या 2 साल अच्छा अर्न नहीं कर पाई है, तब हम उसे ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, तो तभी मैंने इसको स्टार मार्क करा है कि इफ इट्स अर्निंग इज रिड्यूस टेम्परेरली, अगर वो टेम्परेरली है, परमानेंटली नहीं है, लंबे समय तक कम अर्न नहीं कर रही है, कुछ समय के लिए फर्म अच्छा अर्न नहीं कर पा रही है, उसका भी एक प्रॉपर रीज़न है। कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स आ गए हैं, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, जैसे कोविड आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके कारण अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न है उसके कारण अर्न अच्छा नहीं कर पा रही है, तब उसे ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म नहीं कहा जाएगा, वो सिर्फ क्योंकि कुछ समय के लिए है। तो आपको पता चल गया होगा ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ओवर कैपिटल नहीं कि कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल आ गया, इसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कंपनी जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है वो सब उतना अर्न नहीं कर पा रही है, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करा वो तो वेस्ट हो गया है ना। तो शॉर्टेज ऑफ फंड और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल को ही ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अब बैठे बैठे तो नहीं होगा, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होंगे कंपनी के ओवर कैपिटलाइज्ड होने के, तो वही कॉजेज़ हम करने वाले हैं। फर्स्ट आता है ओवर इशू ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर क्या है कि जब जैसे कंपनी मान लो न्यू कंपनी है और वो शेयर्स इशू कर रही है और वो बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए, जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा इशू कर दिए, तो हमारे जो लार्ज अमाउंट है वो आइडल पड़ा है क्योंकि उतने की हमें ज़रूरत नहीं थी अभी शेयर्स को इशू करने की। ठीक है, तो जो ज़्यादा अमाउंट हमारे पास आया है वो आइडल पड़ा है, हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और हमें उस पर डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि शेयर होल्डर्स तो हमारे ओनर्स तो आए हैं ना। तो हम ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं, फंड्स आइडल पड़े हैं, तो भी वो कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। अगेन यहाँ पर सिर्फ न्यू कंपनी की बात नहीं है, एग्जिस्टिंग फर्म की भी बात है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म भी ज़्यादा शेयर्स इशू कर देती है और वो अच्छे से उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रही जहाँ पर इन्वेस्ट करना है और अननेसेसरली डिविडेंड ही देना पड़ रहा है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। सेकंड आता है प्रमोशन ऑफ द कंपनी विद द इन्फ्लेटेड एसेट्स। अब यहाँ पर जब कंपनी की प्रमोशन, यानी कि अब यहाँ पर न्यू कंपनी की बात की जा रही है, अगर यहाँ पर एक कंपनी को कन्वर्ट किया जा रहा है पब्लिक कंपनी में, ये एक एग्जांपल है। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्राइवेट कंपनी है और उसको कन्वर्ट किया जाता है पब्लिक कंपनी में, तो जो एसेट्स पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो हायर प्राइस पे किए जा रहे हैं दैन देयर रियल वैल्यू, कि एक्चुअल वैल्यू से हायर प्राइस पे किए जा रहे हैं और बदले में वो उतना इफ़ेक्टिवली प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, अर्निंग नहीं दे पा रहे हैं, तो जो हमारी न्यू कंपनी बनकर आएगी वो क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। क्योंकि उनके अकाउंट में तो हमारे पास जो हायर प्राइस वाला अमाउंट लिखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू तो कम है ना, वो उतनी प्रोडक्शन तो नहीं दे पा रही है, उतनी अर्निंग नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। नंबर थर्ड आता है प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द बूम पीरियड। अब आपको पता है हमारी इकोनॉमी में जो पीरियड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, बूम आ गया, फिर रिसेशन होता है, डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर अगेन बूम आता है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में चलती रहती है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर केस लिया है कि जब हम प्रमोशन कर रहे हैं, न्यू कंपनी कर रहे हैं या फिर हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी कंपनी को, किस केस में, बूम पीरियड में, बूम पीरियड में कर रहे हैं। अब बूम पीरियड में आपको पता है इन्फ्लेशन रहती है, तो अब जो एसेट्स परचेज़ किए गए, हायर प्राइस पर परचेज़ किए गए, बुक्स में जो एंट्री की जा रही हैं वो उनकी जो हायर प्राइस है वो वाला अमाउंट, हम उसमें जो एक्चुअल है वैल्यू एसेट्स की वो लिखा जा रहा है। लेकिन जब वो कंपनी डिप्रेशन में आती है तो वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी तो कम हो जाएगी क्योंकि डिप्रेशन आ चुका है।
अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, लेकिन बुक में जो एसेट्स की वैल्यू है वो हायर प्राइस वाली ही है, तो वो उतना अर्निंग नहीं हो रही है कंपनी को, जितना इन्वेस्ट किया था एसेट्स पर उतनी नहीं आ पा रही है। इससे कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था एसेट्स पर, उतनी बदले में उतना फेयर रिटर्न नहीं मिल रहा कंपनी को, तो कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। नंबर 4 आता है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। ये मेनली है प्रमोटेड कंपनी यानी कि न्यू कंपनी के लिए है, न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, न्यू इनकॉर्पोरेशन हुई है। तो अब यहाँ पर प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली हैवी एक्सपेंसेस किया प्रमोशन पर। जब कंपनी की शुरुआत हुई है तो हैवी एक्सपेंसेस हुए हैं, ह्यूज अमाउंट लगाया है इशू और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स पर, रेमुनरेशन भी प्रमोटर्स की बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन प्रमोशन एक्सपेंसेस में इतना ज़्यादा खर्चा हुआ और बाद में कंपनी का जो अर्निंग का बहुत ही बड़े वाला पार्ट इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में चला जाता है, तो कंपनी बदले में कितना प्रॉफिटेबल अर्निंग्स कमा पाएगी, वो तो राइट ऑफ करने में ही चला जाएगा ज़्यादा एक्सपेंसेस। तो इसीलिए कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं होगी और यहाँ पर भी कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। नंबर 5 आता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ प्रमोशन की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमने अर्निंग को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। जब हमने कैपिटलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने देखा था कि हमने 2 थ्योरी भी करी थी। दोनों थ्योरी में हम अर्निंग को एस्टिमेट कर रहे थे, जहाँ पे एक कॉस्ट थ्योरी थी और दूसरी एक्चुअल अर्निंग और एस्टिमेट अर्निंग वाली थ्योरी थी। तो जहाँ पर हम अर्निंग को एस्टिमेट करते हैं, तो यही 5th पॉइंट में है, जहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने देखा कि एक्चुअल अर्निंग इज़ लेस दैन द एस्टिमेटेड अर्निंग। जो एस्टिमेट की गई अर्निंग वो क्या थी, ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द एक्चुअल अर्निंग। इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ये तो था मीनिंग टू मीनिंग इस पॉइंट का, पर इसको हम तब समझ पाएंगे जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एस्टिमेटेड अर्निंग लगाई कंपनी की 50,000, जो कैपिटलाइजेशन रेट चल रहा है 10% का, तो उससे कैपिटलाइजेशन अमाउंट आ गया 5 लाख का, ठीक है। दूसरी साइड लेकिन एक्चुअल अर्निंग कंपनी की है 40,000, कैपिटलाइजेशन रेट 10% ही है और इससे 4 लाख। यानी कि यहाँ पर जो हमने एस्टिमेशन लगाई थी कि कैपिटलाइजेशन हमारी एक्चुअल अर्निंग 50,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल अर्निंग तो 40,000 थी, इससे हमारा कैपिटलाइजेशन अमाउंट कम हो गया और तो कंपनी यहाँ पर ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई है 1 लाख से, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन। अब याद रखना कि जब कंपनी के पास कैपिटलाइजेशन का अमाउंट शॉर्टेज होता है, कम हो जाता है, तो उसे ओवर कैपिटलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपनी 1 लाख से ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है। इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भी, जहाँ पर बात की गई है अंडर एस्टिमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। 5th पॉइंट में हमने अर्निंग की बात की गई थी, जहाँ पर एक्चुअल अर्निंग कम थी एस्टिमेटेड अर्निंग से, लेकिन यहाँ पर हम अर्निंग को एस्टिमेट नहीं कर रहे, अब यहाँ पर हम रेट ऑफ रिटर्न को एस्टिमेट कर रहे हैं। पहले पॉइंट में रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा था 10% हमने वो लेकर किया, लेकिन यहाँ पर हम रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा 12.5% होना चाहिए। तो एक्चुअल अर्निंग हमारी सेम है, यानी कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड अर्निंग यहाँ पर कंपनी की एकदम सही बैठी है, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या हो गया, हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था लेकिन एक्चुअली में वो कम है। जो 12.5% से जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन अमाउंट अगेन 4 लाख आया, तो अगेन 1 लाख से कंपनी क्या हो गई है, ओवर कैपिटलाइज हो गई है। हम उसी एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअल अर्निंग हमारी बिल्कुल सिमिलर है एस्टिमेटेड अर्निंग से, जो कि हमने 50,000 ले ली, लेकिन जो हमने कैपिटलाइजेशन रेट माना है वो 12.5% का माना है, जबकि मार्केट में जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। तो कैपिटलाइजेशन रेट को जब हमने कैलकुलेट करा, तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन का अमाउंट 4 लाख आ गया,
जो कि 1 लाख से क्या हो गया हमारा, फिर से कंपनी हमारी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जब प्रमोटर अंडर एस्टिमेट करते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल एंड रेजेस लेस कैपिटल इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ प्रमोटर ने जब कंपनी को स्टार्ट करा तो एस्टिमेट क्या कर दिया, कम लगा दिया कि हमें हमारी कंपनी को सिर्फ इतने ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जबकि वो कैपिटल एक्चुअल नीड से कम था। तो जो इन्वेस्टमेंट ही की गई है वो कम कैपिटल अमाउंट से की गई है, जिससे कंपनी विल बी फोर्स टू बोरो अ लार्ज सम ऑफ मनी एट द हाई रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो कम अमाउंट से किया था, लेकिन अब हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बोरोइंग की जा रही है, डिवेंचर्स इशू किए गए, जिससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऊपर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रही है कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे मेजर पार्ट ऑफ द अर्निंग विल बी एब्जॉर्ब बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिविंग लिटिल फॉर द शेयर होल्डर, जिससे ज़्यादा पार्ट अर्निंग का इंटरेस्ट में जाएगा और जो शेयर होल्डर्स हमारे एक्चुअल ऑनर्स हैं उनको पास डिविडेंड का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी कारण है कि कंपनी क्या हो गई है, ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर कंपनी एक प्रॉपर प्रोविज़न ही नहीं बनाया कंपनी ने डेप्रिसिएशन का, एक सफिशिएंट प्रोविज़न ना बनाते हुए डेप्रिसिएशन का और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स का, जिससे जो अर्निंग है कंपनी की, अर्निंग कैपेसिटी है एसेट्स ऑफ द कंपनी की, वो भी क्या हो गई, कम हो गई, लीडिंग टू फॉल इन इट्स अर्निंग। अगर कैपेसिटी ही कम हो जाती है, अगर प्रॉपर प्रोविज़न कंपनी नहीं बनाएगी और डेप्रिसिएशन के कारण जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो बदले में अर्निंग्स भी तो कम हो जाएगी, और अगर अर्निंग्स कम हुई है तो कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी, कंपनी के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो जाएगी, फिर कंपनी को बोरो करना पड़ेगा और फिर बोरो करेगा, फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो ये साइकिल चलती जाएगी अगर कंपनी एक बार ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाती है। इसके साथ है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। देखिए, अगर कंपनी ने जो डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन सही नहीं लिया है और डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन लिबरल है, यानी कि बिना सोचे समझे कंपनी क्या कर रही है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है, अपनी अर्निंग्स को ना ध्यान में रखते हुए, अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन नहीं लिया और हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा है, और कंपनी अर्निंग्स को फ्लोबैक नहीं कर रही है कंपनी के अंदर ही, यानी कि रिटेन नहीं कर रही है, जिससे अगेन कंपनी को फिर से वही बात हो जाती है, बोरोइंग करनी पड़ेगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जिससे कंपनी की क्या हो जाएगी, अर्निंग कम होने के कारण वो ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन कंपनी की जो प्लानिंग है टैक्सेशन से रिलेटेड अगर वो भी सही नहीं है, जो रिजर्व्स बनाए हैं कंपनी ने सही नहीं है, कैपिटल रिजर्व, या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टैक्सेशन का अमाउंट पे करें, तो अगेन फिर कंपनी को बोरिंग लेनी होगी और जिससे कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिससे कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो सकती है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब कैपिटल का ज़्यादा होना नहीं होता, उसका मतलब है कंपनी के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई, यानी कि कंपनी ने कैपिटल ज़्यादा तो लगाया लेकिन बदले में रिटर्न अच्छे से नहीं मिल रहा, तो उसे कहा जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर आपको ये अच्छा लगता है और अगर आप इससे रिलेटेड और टॉपिक चाहते हैं वीडियो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।